नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखो, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, यहाँ से वीकली या फिर पिछले जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हिमाचल के बने हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। हिमाचल का कल्चर यहाँ से कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे, जो एग्जाम में आपकी सहायता करते हैं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है वो चीज़ें हम गिरिराज पत्रिका में कवर कर लेते हैं, जो भी यहाँ से होती हैं। अभी अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट है। इससे पहले अक्टूबर महीने के 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी की गिरिराज पत्रिका हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, वेयर विल दी फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश बी बिल्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पहली जो डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, बोलते हैं वो कहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी। अब देखो, डिजिटलाइजेशन की ओर ना भारत बढ़ रहा है, तो हर एक चीज़ को ना डिजिटल वे में करने की कोशिश की जा रही है। तो डिजिटल का अगर हम बात करें ना कि हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पर बनाई जाएगी, तो वो बनाई जाएगी बिलासपुर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सही बात है कि बिलासपुर में जो है वो बनाई जाएगी। अभी किस तरह से ये खबरों में आया है, क्या पूरी बात रही। अब देखिए, मुख्यमंत्री गए थे बिलासपुर गए थे, तो उन्होंने जो था वो बिलासपुर में ये कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई जाएगी और उसका जो था वो शिलान्यास किया गया। इसके निर्माण के लिए लगभग 3 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा, ये भी कहा गया। बिलासपुर में आपने ध्यान रखना है कि धौलरा क्षेत्र है, ये धौलरा धार वाला क्षेत्र नहीं है। जो धौलरा धार है ना, ये वो क्षेत्र नहीं है। धौलरा मंदिर भी है बिलासपुर में, तो धौलरा मंदिर भी आपने ध्यान रखना। और जो धौलरा क्षेत्र है उसको विकसित करने की भी जो है वो बात कही गई कि यहाँ पर कृषि भवन बनाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। परंतु ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धौलरा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो वो भी बिलासपुर में जो है वो स्थित है। बिलासपुर में ना लुहणू मैदान पड़ता है, लुहणू मैदान बिलासपुर में पड़ता है। तो लुहणू मैदान में मेला भी होता है, जिसको नलवाड़ी का मेला जो है वो कहते हैं। नलवाड़ी का मेला लुहणू मैदान में होता है। लुहणू मैदान और ये नलवाड़ी का मेला कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर जो था वो हुआ करता था। राजा वीरचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और राजा दीपचंद थे, राजा दीपचंद के द्वारा था वो प्रेजेंट टाइम में जो आप बिलासपुर देखते हैं ना, उस शहर की स्थापना की गई थी। और बिलासपुर की कैपिटल सुनाहनी में होती थी। सुनाहनी से शिफ्ट करके बिलासपुर ब्यासपुर भी इसको कहते हैं, यहाँ पर जो था वो लाया गया था। और ये कब की बात है कि बिलासपुर शहर की स्थापना की गई थी, तो 1654 की ये बात है जब बिलासपुर शहर की स्थापना की गई थी। बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा आनंद चंद। इन्होंने मना कर दिया था 1948 में कि ये हिमाचल प्रदेश में खुद को नहीं जोड़ेंगे, परंतु बाद में चलकर सिचुएशंस ऐसी हुई कि इनको हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय जो था वो करना पड़ा। तो बिलासपुर फाइनली जो था वो 1954 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में आकर जो था वो मिला था। तो ये सारी बातें डिस्कस हो गई, जो भी इंपॉर्टेंट थी रिवाइज भी हो गई साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस स्टेट ऑफ, पूरा नाम पढ़ें, स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप। तो ये जो स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये बात जो है वो पूछी जा रही है। तो अभी ये गिरिराज पत्रिका में आया था कि जो स्टेट ऑफ आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, ढंगवार में। ढंगवार में ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आपने पहले भी गिरिराज पत्रिका देखी है तो पहले भी ये क्वेश्चन एक बार कवर हो चुका है, परंतु फिर से जो था वो चर्चा में आया था कि आधुनिक जो तकनीक होती है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना, उससे जो है ये बनाया जाएगा और लगभग डगवार में ये बनाया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। 226 करोड़ की लागत से जो है बनाने की बात इसको कही गई है कि 226 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो जो फेस्टिवल्स में ज़्यादा मिठाइयाँ लगती हैं, वैसी मिठाइयाँ जो है मिल्क फेड के द्वारा बनाई जाएंगी। शादियों में भाजी भेजी जाती है, उस तरह की मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। लोगों को शुगर होती है तो शुगर फ्री मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी, ताकि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। जो किसान हैं उनको भी सहायता मिले, वो भी प्रोत्साहित हो कि जानवर जो है वो पालने चाहिए और वहाँ से उनको आजीविका का भी एक साधन जो है वो बनेगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने चक्कर में भी जो है वो एक इस तरह का प्लांट जो है पढ़ चुका है। हमने जो था ये क्वेश्चन जो था टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस किया था कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो चक्कर में स्थापित किया जाएगा। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वो चक्कर में स्थापित किया जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज पीजीटी की नंबर 1 है उसकी वीडियो डिस्कशन में मैंने आपको क्या बताया था, जिन बच्चों ने वो अवेल की है उनको पता होगा। मैंने क्या बताया है कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये चक्कर में है, परंतु ये शिमला वाला चक्कर नहीं है, ये मंडी वाला चक्कर है। मंडी में जो है ये चक्कर स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ढगवार तो आपने पढ़ ही लिया, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। बोलते हैं, विशाल भारद्वाज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं कि विशाल भारद्वाज ने अभी हाल फिलहाल में एशियाई खेलों में भाग लिया।
अब ये कौन सी खेल से जो है वो संबंध रखते हैं, तो विशाल भारद्वाज, देखो हिमाचल में हमने एक तो पढ़ा था कि महिलाएं हैं जिनके द्वारा जो है वो कबड्डी में जो था वो पार्टिसिपेट किया गया था। हालांकि जो कबड्डी टीम वहां पर गई थी उसकी जो कैप्टन थी वो हिमाचल से ही संबंध रखती थी, सिरमौर जिले से। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई जो विशाल ठाकुर हैं ये भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने गए थे, तो किस तरह से पूरी बात है। तो विशाल भारद्वाज जो है ये संबंध रखते हैं कबड्डी से, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो एशियन गेम्स हुई चाइना के होंगजोंग रीजन में, यहाँ पर इंडिया की ओर से मेंस की कबड्डी टीम भी गई थी और वुमेन्स की कबड्डी टीम भी जो था वो गई थी। और अच्छी बात यह है कि दोनों के द्वारा जो था वो गोल्ड मेडल जो था वो जीता गया, गोल्ड मेडल जीता गया। आपने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है कि हिमाचल से जो प्लेयर्स थी ना कबड्डी की, जो कैप्टन थी कबड्डी टीम की महिलाओं की, वो तो हिमाचल की ही लड़की थी जो उनको लीड कर रही थी, जिनका नाम था रितु नेगी। वो नाम तो आपने ध्यान रखना ही है। उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि रितु नेगी के अलावा जो है वो विशाल भारद्वाज जो थे ना वो मेंस टीम का एक पार्ट थे और ये गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनके द्वारा जो उनके साथ जो था वो भेंट की गई, तभी ये चर्चा में आया। एक और बात आप यहाँ से ये ध्यान रखें कि विशाल भारद्वाज संबंध कहाँ से रखते हैं, कौन से जिले से जुड़े हुए हैं, तो ये ऊना जिले के हैं विशाल। ये भी आपने ध्यान रखना है। पुरुष वर्ग में जो था इन्होंने कबड्डी खेली थी, तो ये ऊना जिले के हैं। ये भी आप यहाँ से इंपॉर्टेंट बात नोट करें। और महिलाओं की ओर से जो कबड्डी टीम में गई थी, तो कबड्डी की जो कप्तान थी रितु नेगी सिरमौर से वो थी। निधि शर्मा हो गया, ज्योति पुष्पा राणा हो गया, सुषमा शर्मा हो गया, ये सब जो था वो कबड्डी का एक हिस्सा थी। तो टोटल तो इंडिया ने 107 मेडल जो था वो चाइना की एशियन गेम्स में जो था वो जीते थे, परंतु हिमाचल से हमने बात कर ली कि हिमाचल से पूरी बात किस तरह से जो है वो बनकर आती है। तो ये सारी बातें आपने अब यहाँ से ध्यान रखनी है। इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्वेश्चन यहाँ से शूटिंग के बारे में। शूटिंग के बारे में एक वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल के एक ऐसे प्लेयर हैं जो 2012 में समर गेम्स हुई थी, ओलंपिक गेम्स, उनमें उन्होंने जो था वो क्या किया था, उन्होंने वहां पर अवार्ड जो था वो जीता था शूटिंग में। और जो ये हैं विजय नाम है इनका, ठीक है, विजय कुमार शर्मा इनका नाम है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं, हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं, शूटिंग खेल से जो है वो जुड़े हुए हैं। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, इनको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। सेना में जब थे ये तो इनको अति विशिष्ट सेना मेडल भी जो है वो मिल चुका है। तो ये सारी बातें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जाता है, यहाँ पर बोलते हैं विच एज ग्रुप विल कवर अंडर सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम। तो बोलते हैं कि सपनों का संचय डिपॉजिट ऋण योजना जो है वो 2023 की, इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग को जो है वो कवर किया जाएगा। देखो इसके तहत अगर हम बात करें किस आयु वर्ग को जो है वो कवर किया जाएगा, तो 10 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको कवर किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। पूरी बात जानते हैं ये जो सपनों का संचय डिपॉजिट ऋण योजना है इसके बारे में। इसमें जो है वो 10 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको कवर किया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं उनके द्वारा जो था एक नई योजना जिसका नाम है सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड ऋण योजना, इसका शुभारंभ जो था वो किया गया। इस योजना के तहत जो है वो क्या होगा, 10 से 18 आयु वर्ग के जो युवा हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनके खाते जो है वो खोले जाएंगे और प्रति वर्ष उनके खाते में जो भी राशि जो है वो जमा होती है वो ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद जो है वो एफडी में, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगी फिक्स्ड डिपॉजिट में। और ये क्रम जो है वो 18 वर्ष की आयु तक जो है वो चलता रहेगा। अगर मान लो कोई 11 साल का बच्चा है, उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो 1 साल के बाद अगर वो नहीं खर्च करते तो एफडी में जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और ये 18 साल तक ना इसी तरह जो है वो चलता रहेगा। और उसके बाद ना वो उच्च शिक्षा के लिए अगर पढ़ाई करना चाहता है ना, उसके बाद उच्च शिक्षा और व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो उसकी जो भी जमा राशि होगी उसका 5 गुना तक का ऋण लेने के लिए जो है वो पात्र होगा। मान लो उसके अकाउंट में 5,000 है, तो उसका 5,000 का 5 गुना आप कर लो, 25,000 हो गया। 25,000 तक का जो है वो क्या करेगा, वो ऋण ले सकेगा, इसके ये पात्र होगा। तो देखो कितनी अच्छी स्कीम चलाई गई है। हमें ये पता चलता है गिरिराज पत्रिकाओं से कहाँ पर ऐसी स्कीमें पढ़ने को मिलेंगी, नहीं तो हिमाचल की। यहाँ से आप थोड़ा सा विजिलेंट रहते हैं, अवेयर रहते हैं, और आपके भी कोई परिवार में, घर में, पड़ोस में कोई इस तरह से है बच्चा, तो डेफिनेटली इस तरह की योजनाओं में इन्वेस्ट करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा थोड़ा आदत होनी चाहिए इस तरह की। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं द फॉर्मर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज मांडव नगर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम जो था वो मांडव नगर हुआ करता था।
अगर हम बात करें कि किस शहर का प्राचीन नाम मांडव नगर हुआ करता था हिमाचल में, तो मणिकर्ण, महासू, मनाली और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से देखो ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। हमारे पास नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज इसका होगा कि मांडव क्योंकि जो है वो मंडी शहर का प्राचीन नाम जो था हुआ करता था। वैसे तो मंडी को ना बावड़ियों का नगर भी कहा गया है गिरिराज पत्रिका में, कि बावड़ियां ज़्यादा होती थी यहाँ पर, तो ये बावड़ियों का नगर भी है। और मांडव ऋषि हुआ करते थे। मांडव ऋषि की जो तपोस्थली हुई थी जहाँ पर उन्होंने तप किया था, तो वो मंडी में किया था। और यहाँ की जो बावड़ियाँ थी उनके अंदर औषधीय शक्तियाँ हुआ करती थी, मतलब औषधि रहित गुण, औषधियों के गुण होते थे उनमें, और उन गुणों से जो था वो रोगों से दूर रहते थे। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बावड़ियाँ थी, तो बावड़ियों का नगर भी इसको कह देते हैं। मंडी की कहा जाता है कि प्रत्येक बस्ती में जो था वो बावड़ी है, और ये जो प्राचीन बावड़ियाँ हैं इनकी संख्या लगभग जो है वो 100 के समीप है यहाँ पर। आज देखो दिक्कत ये है कि पहले तो इन बावड़ियों में पानी है नहीं, कहीं की भी बात कर लें आप, बहुत कम पानी रह गया है। अगर पानी है भी ना तो लोग छेड़छाड़ उस पानी के साथ करते हैं, उसको ना जिस तरह से वो फ्लो होता रहना चाहिए उसको वैसे फ्लो नहीं देते वो उन्हें, तो उससे बहुत दिक्कत जो है वो आती है। बहुत सारे सोर्सेज जो है वो सूख चुके हैं। ये हमारे सोर्सेज ऐसे हैं ना कि ये जैसे चले थे इनको वैसे ही जो है वो चलते रहना चाहिए, इनके साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट पे आते हैं फिर से। मांडव ऋषि के बारे में कहा जाता है कि मांडव ऋषि ने जो था वो बड़े महान ऋषि हुआ करते थे। इन्होंने जो था वो मंडी में तपस्या की थी, इन्हीं के नाम से जो था वो मंडी का नाम पड़ा। कहते हैं कि तपस्या इतनी गंभीर थी कि इनकी तपस्या से जो था यहाँ की चट्टानें भी जो था वो काले रंग की हो गई थी। वैसे देखो एक और बात कही जाती है कि सुकेत की ये शाखा है मंडी, तो सुकेत की स्थापना 1765 ईस्वी में जो था वो हुई थी। और सुकेत की स्थापना से पहले मंडी के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं ज़्यादा, फिर उसके बाद ही इसकी जानकारी मिलती है सुकेत के बाद ही। और इस क्षेत्र में राणा ठाकुर जो था वो नियंत्रण करते थे, वही जो था वो यहाँ का शासन चलाते थे। और अगर हम मंडी की स्थापना की बात करें कि मंडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मंडी की स्थापना जो था वो बाहुसेन के द्वारा की गई थी। लगभग 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये जो है वो कहा जाता है। और मंडी शहर की हम बात करें तो मंडी शहर की स्थापना जो है वो राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। लगभग 1527 ईस्वी में जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भी मंडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मंडी में हमें पूरे हिमाचल में जो चीज़ें नहीं देखने को मिलती, जैसे कि सॉल्ट माइंस हो गया, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। मंडी के गुम्मा और दरंग में जो है ये सॉल्ट की माइंस देखने को मिलती है। मंडी में जो प्रसिद्ध मेला शिवरात्रि मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का जो मेला होता है, वो किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो मंडी का शिवरात्रि मेला जो था वो शुरू करवाया गया था। राजा अजबर सेन के द्वारा करवाया गया था। शिवरात्रि मेले की शुरुआत जो है वो बाबा भूतनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना से जो है वो की जाती है। तो ये सारी बातें आपने जान ली, इंटरेस्टिंग थी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं साच पास इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। तो एक आर्टिकल आया हुआ था गिरिराज पत्रिका में जिसमें कहा गया था कि किलाड़ के साथ जो है वो चंबा का जोड़ते हैं। वो पूरी बात कही गई थी कि किलाड़ के साथ जोड़ते हैं, वो कोई यात्रा पर गया था उनके द्वारा लिखा गया था। हमारे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साच पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है। तो साच पास जो है वो पांगी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट गेटवे माना जाता है। तो ये चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। और पांगी का मुख्यालय भी जो है वो आर्टिकल से डिराइव होता है। किलाड़ में जो है वो इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और क्या क्या बातें यहाँ से ध्यान रखने योग्य हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकती हैं। साच पास का एल्टीट्यूड अब बात करते हैं, तो इसका एल्टीट्यूड है 4395 मीटर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। 4395 जो मीटर है वो इसका जो है वो एल्टीट्यूड है। अगर हम पांगी की बात करते हैं तो पांगी जो है ना चंबा का एक हिस्सा है। और पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जिसको अगर पुनिशमेंट देनी होती ना किसी को, तो उसको पांगी जो था वो भेज दिया जाता था, है ना। तो ये बात भी है एक। और अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे दर्रे हैं जो पांगी के साथ कहीं ना कहीं पर हिमाचल को जोड़ते हैं, तो देखो एक दराती दर्रा है जो चंबा को पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। कौन सा दर्रा? दराती पास जो है ये चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। 4720 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। इसका एल्टीट्यूड भी आपने जो है वो ध्यान रखना है साथ में। और बारालाचा दर्रा ना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4890 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो आता है। ये पांगी रेंज, लाहौल, भरमौर इनको जो है वो आपस में जोड़े रखता है। छोबिया पास हो गया, छोबिया पास का भी इस तरह से ही है। छोबिया पास जो है वो 4934 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। और ये भी पांगी रेंज, लाहौल, भरमौर इनको जो है वो आपस में जोड़े रखता है या फिर जोड़ने में मदद करता है।
जान लिया इंपॉर्टेंट सारा का सारा यहाँ से जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस भी जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था। क्यों आया था ये भी हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि कब ये मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस इसलिए गिरिराज पत्रिका में आया क्योंकि अभी ये दिवस जब मनाया गया तो हिमाचल प्रदेश के जो कुछ पुलिस जवान हैं, शहीद पुलिसकर्मी हैं, उनके परिजनों को जो था सम्मानित किया गया, एक सम्मानित किया गया। और आपने ध्यान रखना है कि कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके लिए जो है वो नई योजनाएं बनाई जाएंगी। खैर उसलिए ये गिरिराज पत्रिका में आया। हम बात करते हैं कि मनाया ये कब जाता है, पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति डे। तो पुलिस स्मृति डे जो है ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ये देखो 1959 में क्या हुआ था, इंडिया चाइना बॉर्डर पर पुलिसमैन जो था वो सर्विसेज दे रहे थे और 10 लोगों की वहाँ पर जान चली गई थी। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है, ये कहा गया था। तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या हमें अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए? अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज होने चाहिए पता हमें। पहली ही अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है, कल ही हमने डिस्कस किया था। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी इस दिन होता है, वो भी ध्यान रखना है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है आपको काम है बता दो, आसान है। और देखो 8 अक्टूबर जब आती है तो 8 अक्टूबर को जो है वो इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड पोस्टल डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे होता है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 10 अक्टूबर आता है, इस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। 14 अक्टूबर आता है, 14 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो मनाया जाता है। 16 अक्टूबर आता है, पिछले कल हमने इसकी थीम भी पढ़ी थी पीजीटी की सीरीज में। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम आप कमेंट करके बताएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे। और 21 अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे, UN डे भी इसको कहते हैं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी इस दिन मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर आज है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है, वो भी मनाया जाता है। पिछले कल हमने ये भी जाना था कि जब 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को जो FAO है उसकी स्थापना की गई थी। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? तो 1945 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और तभी से जो है ये डे मनाने की बात कही गई कि 1945 में जब इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर को, तो इस दिन को याद रखने के लिए हम जो है वो इस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है एग्जाम में कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कल भी बताया था, रोम इटली शहर में, इटली का ये शहर है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आपने यहाँ से नोट करना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन एनुअल रिपोर्ट 2022 ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखो ऐसा इंडेक्स है कि HS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड यहाँ से। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइम वैसे गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हो चुका है, तभी आज सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है। कांगड़ा जिले में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा जिले का पहला रैंक रहा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि एनुअल रिपोर्ट निकाली गई 2022 की। उसमें हम एनुअल रिपोर्ट 2022 की हम बात कर रहे हैं कि कांगड़ा जिले का नंबर रहा इसमें पहला। अब देखो कांगड़ा फर्स्ट रहा, उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट भी तो कोई ना कोई रहा होगा, तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट रहा हमीरपुर, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद थर्ड डिस्ट्रिक्ट भी तो कोई ना कोई रहा होगा, तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाहौल स्पीति का नंबर जो है वो इस बार आया है। तो थर्ड नंबर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप स्कूल में फर्स्ट आए होंगे आपको कुछ प्राइज़ मिला होगा, वैसे ही कांगड़ा को भी प्राइज़ मिला, 50 लाख रुपये प्राइज़ कांगड़ा को मिला। सेकंड अगर आप आए होंगे तो वैसे जैसे हमीरपुर आया तो 25 लाख रुपये हमीरपुर को मिला। और थर्ड नंबर जब आया तो थर्ड नंबर में जो है सेकंड में ना 35 लाख मिला, सेकंड में 35 लाख मिला और थर्ड में ना 25 लाख मिला। ये आपने ध्यान रखना, 50, 35 और 25 लाख, इस तरह से जो था वो अमाउंट इन डिस्ट्रिक्ट्स को
दिया गया। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से वो यही है। अभी तो देखना, अभी यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे इकोनॉमिक सर्वे में ना, और भी क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पिछले साल भी क्वेश्चन एचएएस में बना था, इस बार शायद नहीं बना है, परंतु उससे पिछले बार 1-2 बार क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। तो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, चाहे पीजीटी का हुआ चाहे कोई और हुआ, तो तैयार रहें। आगे देखें जी, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ। बोलते हैं ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम त्यौहार जो है वो केरल में जो है वो मनाया जाता है। केरल में ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है, परंतु आपने केरल का डांस भी ध्यान रखना है। केरल का इंपॉर्टेंट डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। देखो ओणम तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया ही जाता है, यहाँ पर थिरसूर पूरम भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। थिरसूर पूरम करके एक फेस्टिवल है जो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। बोलते हैं इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो देखो कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से राज्य में ये स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में जो है वो स्थित है। हरियाणा में इंदिरा गांधी होगा यहाँ पर। इंदिरा गांधी जो था, इंदिरा गांधी जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अब देखो थर्मल पावर प्लांट हो गया, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट मैं आपको बता दूं। थर्मल पावर प्लांट जो है, जैसे कि इन्नौर थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये तमिलनाडु में जो है वो पड़ता है। एक हिंदुजा थर्मल पावर प्लांट भी है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है ये पड़ता है। वेल्लूर आपने सुना होगा, वेल्लूर थर्मल पावर प्लांट जो है ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, और वेल्लूर तमिलनाडु में ही पड़ता है, ये आप ध्यान रखें। वेल्लूर जगह का नाम भी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा तो नहीं करेंगे हम डिस्कस, ये 2-3 काफ़ी हैं। यहाँ से आगे बोलते हैं साइडराइट जो है ना, साइडराइट बोलते हैं वो किसका अयस्क है? एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो साइडराइट लोहे का एक अयस्क है, आयरन का जो है क्या है? अब देखो साइडराइट जो है वो ओर है ना ये आयरन की, तो आपने ध्यान रखना है। इसको चेलाबाइट भी कहा जाता है, चेलाबाइट भी इसको कहा जाता है, और ये एग्जैक्टली आयरन कार्बोनेट की एक और है, इसको आयरन कार्बोनेट भी कह देते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो FeCO3 है। FeCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान रखना है। आयरन की ओर्स के बारे में अगर आप जानेंगे ना, तो आयरन जो है, आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है? तो ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की फॉर्म में ये पाया जाता है। आयरन और जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो मिलती है। और तो आयरन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बनता, परंतु ये जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ साइडराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेलेवाइट इसका नाम होता है, इसको आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना साइंस का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बोलते हैं निपक्ष मार्ग जो था ना, निपक्ष मार्ग के जो अनुमोदक थे वो कौन से संत थे? तो वो दादू थे। दादू निपक्ष मार्ग के जो था वो अनुमोदक थे, ये आपने ध्यान रखना है। दादू के बारे में तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। ये जो था ये निर्गुण भक्ति परंपरा के जो था वो फॉलो करने वाले थे, जैसे कि कबीर जी थे, गुरु नानक देव जी थे, वो भी जो था वो निर्गुण भक्ति संत ही थे। उसी तरह दादू भी जो था वो निर्गुण भक्ति संत थे। और देखो उस टाइम में जब ये लोग हुआ करते थे तो ये सभी धर्मों के बीच में ना चाहते थे कि सभी धर्मों के बीच में एक बंधुत्व हो, सभी धर्म जो है वो आपस में जुड़ कर रहें, सभी में प्यार प्रेम हो। वही इनकी भी फिलॉसफी थी बाद में चलकर। अगर हम भक्ति काल के बारे में बात करते हैं ना, तो भक्ति आंदोलन जो था वो निर्गुण और सगुण इन भक्ति संतों के बीच में बंट गया था। निर्गुण भक्ति संतों में कबीर, गुरु नानक, रविदास, दादू ये लोग आते थे। सगुण भक्ति संत जो थे ना उसमें रामानंद, तुलसीदास, माधवाचार्य, रामानुज हो गया, शंकराचार्य हो गया, ये लोग जो था वो आते थे। तो इस तरह से संत जो अलग अलग भक्ति आंदोलनों में ये आए, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कश्मीर में जो पहलगाम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये लिद्दर नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। देखो जम्मू कश्मीर में ना अलग अलग नदियां बहती हैं। हिमाचल जो चेनाब निकलती है वो भी जम्मू कश्मीर में बहती है, रावी भी टच करती हुई जाती है। परंतु हम यहाँ से ना कुछ प्रोजेक्टों के बारे में पढ़ेंगे। एक रेटल परियोजना एग्जाम में पूछी जाती है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 850 मेगावाट की परियोजना है और ये जो है वो चेनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछता है कि ये रेटल परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जैसे कि स्टैटिक का क्वेश्चन अगर पीजीटी में बनता है तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। देखो पीजीटी हो गया, एलाइड हो गया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब पीजीटी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई है पेपर 1 के लिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या डायरेक्टली ईमेल करना हमें, बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा। और पीजीटी के अलावा एलाइड सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं ना, एलाइड सर्विसेज के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई है, क्योंकि एलाइड का एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि आएगा
और जैसे अब पीजीटी में बच्चों को नहीं पता चल रहा ना कि क्या पढ़ें, क्या कैसे करें, किस तरह से अब हम लेट हो गए, एलाइड में वैसा ना हो ना, तो आप एलाइड की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों का मिल जाएगा, या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल कर देना, आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी सारी की सारी। मेल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। क्वेश्चन देखें जी, आप आपके लिए क्वेश्चन है, बोलते हैं द दौलत सिंह पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दौलत सिंह पार्क है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।